कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों की रिहाई का इंतजार जेल के बाहर कर रहे थे, लेकिन उस जगह का दृश्य कुछ अलग था। जनजातियों या निचली जातियों से आने वाले दोषियों को तुरंत रिहा नहीं किया जा सकता था, पहले उन्हें देखना पड़ता था। दूसरी ओर कुछ पुलिसकर्मी बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक मामले का खुलासा नहीं किया था। इसलिए पुलिस अधिकारी जेल अधिकारियों को रिश्वत देते हैं ताकि जिन दोषियों को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें अनसुलझे मामलों में संदिग्ध बनाया जा सके ताकि उन्हें पदोन्नति मिल सके। इस बीच विलुपुरम के एक उपजिले में अरुला जनजाति के कुछ लोग रहते थे। वे सांप और चूहे पकड़ने का काम करते थे, क्योंकि वे एक निम्न जाति और ऐसी जनजाति से आते थे जिसे मान्यता नहीं मिली थी। उन्हें अक्सर भेदभाव और कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ता था, यहाँ तक कि मुखिया की ओर से भी। शाम के समय राजकन्या अपनी पत्नी को बच्चा पैदा करने के लिए मना रहा था। उसकी पत्नी का नाम संजनी था। शुरुआत में संजनी ने घर की खराब हालत के कारण मना कर दिया। तब राज ने अपनी पत्नी से वादा किया कि एक दिन वह उसके लिए एक पक्का घर बनाएगा। संजनी ने अपने पति को याद दिलाया कि अगर वे नीची जाति से हैं तो अधिकारी उन्हें पक्का घर बनाने की अनुमति नहीं देंगे। जब वे एक दूसरे के करीब आए तभी तेज बारिश के कारण उनके घर की दीवार गिर गई। इससे वे बहुत दुखी हुए। अगली सुबह मुखिया की पत्नी सज धज रही थी, तभी उसके पहनने वाले झुमके नीचे गिर गए। जब वह झुमके उठाने गई तो अचानक एक सांप चूहे की तलाश में वहां आ गया। इससे वह जोर से चीख पड़ी। इसके बाद मुखिया ने राज को सांप पकड़ने के लिए बुलाया। राज वहां पहुंचते ही सांप को ढूंढने लगा। उसने मुखिया की पत्नी का झुमका भी पाया और तुरंत लौटा दिया। लेकिन भले ही राज ने उसकी मदद की थी, मुखिया की पत्नी ने फिर भी राज को नीचा दिखाया। उसे गांव का हिस्सा तक नहीं माना गया। अगली रात एक शिक्षिका मित्रा नाम की आई, जो उरुला लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए खुद को समर्पित करना चाहती थी। वह जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करती थी और सबको इंसान समझती थी। एक दिन उरुला जनजाति के कुछ सदस्य जाति प्रमाण पत्र के लिए नागरिक रजिस्ट्रेशन कार्यालय गए, लेकिन उन्हें फिर से भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा। वहां के कर्मचारी ने उनका आवेदन यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि उरुला का अस्तित्व मान्यता प्राप्त नहीं है। कर्मचारी ने कहा कि प्रमाण पत्र बेकार है, क्योंकि उरुला के पास कोई मान्यता प्राप्त जमीन या रहने की जगह नहीं है और वे चुनावी डेटा में शामिल नहीं है। एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान संजनी ने मतली महसूस करने की शिकायत की। उसने राज को बताया कि वह गर्भवती है। यह सुनकर राज बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बेटी अली को गोद में उठा लिया। राज को एहसास हुआ कि उसका एक और बच्चा आने वाला है, इसलिए उसने शहर के बाहर ईंट बनाने का काम करने का फैसला किया ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन संजनी दुखी थी और नहीं चाहती थी कि राज उसे छोड़कर जाए। इसी बीच मित्रा उरुला लोगों के मतदान सूची में शामिल होने और वोट देने के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। दूसरी ओर मुखिया के घर में पैसे और गहनों की चोरी हो गई। शुरू में मुखिया किसी पर शक नहीं कर सका, लेकिन उसकी पत्नी रोने और कोसने लगी और पछताने लगी कि उसने राज को घर में सांप पकड़ने के लिए बुलाया था। भले ही यह स्पष्ट नहीं था कि चोरी किसने की, फिर भी पुलिस और मुखिया ने राज पर चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस अधिकारी गुरुमूर्ति ने राज के नाम पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उस रात वे उरुला जनजाति के बस्ती में राज को लूट के आरोप में गिरफ्तार करने पहुंचे। वहां पहुंचने पर पुलिस ने निवासियों के साथ मनमानी की। उन्होंने उरुला जनजाति के लोगों को बेरहमी से पीटा, यहाँ तक कि उन्होंने गर्भवती संजनी को भी मारा और घसीटा। एक बूढ़े पुलिसकर्मी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गुरुमूर्ति ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जब राज नहीं मिला तो पुलिस ने संजनी को ही गिरफ्तार कर लिया। कुछ समय बाद चेन्नई हाईकोर्ट के सामने वकीलों का एक समूह प्रदर्शन कर रहा था ताकि पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस आंदोलन का नेतृत्व चंद्रू नाम के एक वकील ने किया। इसके बाद 2 स्टार जनरल वीरासामी ने वकील से मुलाकात की और इस प्रदर्शन पर सवाल उठाया। इसके बाद चंद्रू अचानक बैरिकेड फांदकर हाईकोर्ट में दाखिल हो गया ताकि कुछ गरीब परिवारों की मदद कर सके। दरअसल वह उन कैदियों की हैबियस कॉर्पस शिकायतों का केस संभाल रहा था, जिन्हें रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। हैबियस कॉर्पस एक कानूनी कार्रवाई है जिसका उद्देश्य उन गिरफ्तारियों और हिरासतों के खिलाफ न्याय की मांग करना है जो अधिकारियों द्वारा कानूनी प्रक्रिया के बिना की गई हों। साथ ही पीड़ितों के पुनर्वास और मुआवजे के लिए आवेदन करना भी इसका हिस्सा है। इसके बाद पुलिस के वकील देर से अदालत पहुंचे, जिससे जज ने उनके नैतिक आचरण पर सवाल उठाया। जब सुनवाई शुरू हुई तो चंद्रू ने खुलासा किया कि पिछले कई वर्षों में पुलिस ने कई लोगों को विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके साथ हिंसा भी की थी, लेकिन पुलिस के वकील ने जांच रिपोर्ट पेश करते हुए इसे नकार दिया। चंद्रू ने तुरंत सबूत की कॉपी दिखाकर इसे खारिज कर दिया। अंततः जज ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला दिया और मामले की जांच के लिए एक जांच टीम गठित की। चंद्रू एक ऐसा वकील था जो गरीबों और निचली जातियों को न्याय दिलाने में मदद करता था। वह अक्सर उन नागरिकों की सहायता करता था जिन्हें अधिकारियों द्वारा अन्याय का सामना करना पड़ता था। इसके बाद संजनी मित्रा के साथ चंद्रू से मिलने आई और उससे न्याय पाने में मदद मांगी। चंद्रू के घर पर संजनी ने उसे अपने साथ हुई हिंसा की पूरी कहानी सुनाई। संजनी दुखी होकर बताती है कि कैसे उसे पहले गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने उसे पीटा। संजनी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राज के भाई इरुतप्पन को गिरफ्तार किया, लेकिन क्योंकि उन्हें राज का पता नहीं चला, इसलिए उन्हें बुरी तरह पीटा गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने राज की बहन और उसके भतीजे मोसुकुट्टी को भी गिरफ्तार किया, लेकिन राज का पता न चलने के कारण उन्हें बेंत से पीटा गया। यह सब देखकर संजनी कुछ नहीं कर सकी, बस रोती और चिल्लाती रही। दूसरी ओर राज जो शहर से लौटा था, उसे गांव वालों ने पकड़ लिया और चोरी के आरोप में पुलिस को सौंप दिया। फिर गुरुमूर्ति ने उसे बांधकर बेरहमी से पीटा। पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू हुई।
लेकिन क्योंकि किसी ने चोरी कबूल नहीं की, क्योंकि उन्होंने चोरी की ही नहीं थी, पुलिस ने उन्हें यातनाएं दी। राज ने अपने बेटे की कसम खाई कि उसने और उसके भाई ने चोरी नहीं की, लेकिन पुलिस और ज्यादा क्रूर हो गई और राज के घावों पर मिर्च और नमक रगड़ दिया। शाम को मोसुकुट्टी ने पुलिस से राज की बहन को छोड़ने और सिर्फ लड़कों को गिरफ्तार करने की विनती की। इससे पुलिस भड़क गई और उन्होंने राज की बहन को बाकी कैदियों के सामने प्रताड़ित किया। कुछ समय बाद संजनी, जो रिहा हो चुकी थी, राज से मिलने जेल पहुंची। वह अपने पति को हाथ पैर बंधे हुए लटका देखकर हिस्टेरिकल हो गई। कुछ देर बाद राज को संजनी से मिलवाया गया। संजनी अपने घायल पति को देखकर रो पड़ी। इरुटा और मोसुकुट्टी ने कहा कि वे अब और इस यातना को सहन नहीं कर सकते, लेकिन राज ने कहा कि हमें धैर्य रखना होगा क्योंकि हमने चोरी नहीं की। संजनी फिर से रोने लगी क्योंकि उसका पति घावों की वजह से खाना नहीं निकल पा रहा था। लेकिन इससे गुरुमूर्ति और गुस्सा हो गया। उसने राज को फिर से घसीटकर हवालात में डाल दिया। अच्छे बूढ़े पुलिसकर्मी ने संजनी से कहा कि वह किसी प्रभावशाली व्यक्ति को ढूंढे ताकि अपने पति को बचा सके। इसके बाद संजनी मदद मांगने मुखिया के घर गई, लेकिन मुखिया ने उसे डांटते हुए कहा कि राज एक चोर है। उसने यह भी कहा कि वह मुखिया उरुला जनजाति या उसकी जाति की वजह से नहीं बना है, इसलिए वह मदद नहीं करेगा। इसके बाद संजनी एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के पास मदद मांगने गई, लेकिन पुलिस के पास मजबूत गवाह होने के कारण यह प्रयास भी सफल नहीं हुआ। समस्या तब और बढ़ गई जब पुलिस ने कहा कि राज और उसके 2 भाई जेल से भाग गए हैं। हालांकि संजनी ने हार नहीं मानी। वह लगातार अपने पति को ढूंढने और मदद पाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। तब किसी ने उसे सलाह दी कि वह चंद्रू से मिले। वह वकील जो अक्सर पीड़ित और शोषित लोगों का केस लड़ता है। इसी वजह से संजनी की मुलाकात चंद्रू से हुई। संजनी की सारी बातें सुनने के बाद चंद्रू ने राज और उसके भाइयों पर चल रहे केस से जुड़े दस्तावेजों और तथ्यों का विश्लेषण किया। उसने यह भी जाना कि पुलिस ने इस मामले में आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसके बाद उसने संजनी और उसके परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने हेतु हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करने का निश्चय किया। उसका मानना था कि किसी को भी कानूनी प्रक्रिया के बिना मनमाने ढंग से गिरफ्तार या प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि चंद्रू ने संजनी को यह भी चेतावनी दी कि अदालत केवल सबूतों को ही मान्यता देती है और उन्हें बहुत ताकतवर पक्षों का सामना भी करना होगा, इसलिए यह तरीका आसान नहीं होगा, बल्कि न्याय की लड़ाई में यह एक बड़ी चुनौती होगी। फिर वे अदालत पहुंचे। सुनवाई शुरू होने से पहले चंद्रू ने संजनी से कहा कि सच्चाई ही उन्हें बचा सकती है, इसलिए उसे सच बताना होगा। थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू हुई। चंद्रू ने जज से कहा कि उसकी मुवक्किल संजनी अपने पति की तलाश में है, जो अपने 2 भाइयों के साथ पुलिस हिरासत से लापता हो गया है। इसलिए चंद्रू ने न्यायाधीशों के पैनल से अनुरोध किया कि वे उसकी दायर की गई हैबियस कॉर्पस याचिका स्वीकार करें। उसने जज से यह भी कहा कि वे तीनों व्यक्तियों से संबंधित सभी पुलिस और केस फाइलों की जांच करें। इसके बाद संजनी ने अदालत में गवाही दी। उसने कहा कि उसने अपने पति को आखिरी बार पुलिस द्वारा घसीटते हुए हिरासत में जाते देखा था, लेकिन अब पुलिस का दावा है कि उसका पति अपने 2 भाइयों के साथ हिरासत से भाग गया है। इसलिए संजनी ने न्यायाधीशों से अपनी याचिका स्वीकार करने और अपने पति की तलाश करने की अपील की। संजनी की गवाही सुनने के बाद न्यायाधीशों के पैनल ने चंद्रू द्वारा दायर की गई हैबियस कॉर्पस याचिका को स्वीकार कर लिया और फिर मुकदमे की सुनवाई 3 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई। अब हैबियस कॉर्पस याचिका की पहली सुनवाई आखिरकार शुरू हुई। पुलिस, जो इस मामले में प्रतिवादी थी, ने अपने वकील के माध्यम से सबूत और तीनों बंदियों के भागने की कहानी अदालत में प्रस्तुत की। हालांकि इस बयान को चंद्रू ने तुरंत खारिज कर दिया, क्योंकि चंद्रू का मानना था कि यह झूठ है। उसका तर्क था कि पुलिस ने बंदियों को यातनाएं दी थीं। इसी कारण चंद्रू ने न्यायाधीशों के पैनल से अनुरोध किया कि सच्चाई सामने लाने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन जिरह किया जाए। शुरुआत में प्रतिवादी पक्ष के वकील ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि हैबियस कॉर्पस की सुनवाई में आमतौर पर जिरह की अनुमति नहीं होती। लेकिन चंद्रू ने दलील दी कि अन्य अदालतों में हुए मामलों से प्रेरित न्यायिक दृष्टांत जूरिस्प्रूडेंस मौजूद हैं, जिनके तहत हैबियस कॉर्पस की सुनवाई में भी जिरह की जा सकती है। इस आधार पर न्यायाधीशों के पैनल ने चंद्रू के अनुरोध को स्वीकार किया और इस मामले से जुड़े सभी पुलिस अधिकारियों और गवाहों को अदालत में पेश करने का आदेश दिया। इस बीच चंद्रू और मित्रा नए सबूतों और तथ्यों की तलाश में जुट गए ताकि उनके तर्क और मजबूत हो सकें। इसके बाद दूसरी सुनवाई शुरू हुई। इस बार पहला गवाह डॉ महेश था, जो कैदियों का इलाज करता था। यहाँ चंद्रू को सबूत मिला कि महेश एक फर्जी डॉक्टर है, इसलिए उसका बयान भरोसेमंद नहीं है। इस बात की पुष्टि अन्य तर्कहीन तथ्यों से भी हुई, जैसे कि कैदियों को जिन क्लिनिकों में ले जाने का दावा किया गया था वे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे, और यह असंभव था कि भागे हुए कैदी पुलिस स्टेशन के सामने ही घूम रहे हों। इसी कारण चंद्रू ने अदालत से आग्रह किया कि इस मामले के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर बाश्यम को गवाह के रूप में बुलाया जाए। संबंधित पक्षों ने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि उनके पास अपने मजबूत गवाह पहले से थे। लेकिन चंद्रू ने जज को यह मानने के लिए राजी कर लिया और जजों के पैनल ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली। हालांकि अगली सुनवाई को फिर से स्थगित करना पड़ा। दोनों सुनवाइयों के बीच बचाव पक्ष के वकीलों ने इंस्पेक्टर बाशिम से कहा कि वह अदालत में अपने विभाग की रक्षा करे, यानी यह कहे कि उसे कुछ याद नहीं या वह नहीं जानता। फिर सुनवाई दोबारा शुरू हुई। शुरुआत में इंस्पेक्टर बाशिम ने योजना के अनुसार बयान देना शुरू किया, लेकिन चंद्रू ने एक नया सबूत पेश किया जिससे यह साबित हुआ कि बाशिम ने कभी कोई रिपोर्ट खुद नहीं बनाई। उसने सिर्फ पहले से मौजूद रिपोर्टों की नकल की थी। इस बात की पुष्टि उन गवाहों ने भी की जिन्हें पुलिस ने अदालत में झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। इसके अलावा रिपोर्ट में लिखावट बाशिम की हैंडराइटिंग से मेल नहीं खाती थी। अंततः बाशिम ने कबूल किया कि वह रिपोर्ट उसने नहीं बल्कि उसके एक दोस्त ने लिखी थी। यह सुनकर न्यायाधीशों का पैनल झूठी गवाही देने वाले गवाहों पर भड़क उठा। उन्होंने झूठ बोलने वाले गवाहों को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई और जांच अधिकारियों की और गहन जांच के आदेश दिए।
अपनी स्थिति कमजोर होते देख पुलिस महानिदेशक डीजीपी खुद इस केस में प्रतिवादी पक्ष के वकील के रूप में सामने आए। इसी बीच मुखिया ने अरुला जनजाति के लोगों को इकट्ठा किया और सेंजनी पर अदालत से अपनी याचिका वापस लेने का दबाव बनाया। उसने यह भी धमकी दी कि अगर सेंजनी ने केस वापस नहीं लिया तो वह उनकी बस्ती को उजाड़ देगा। अगले दिन गुरुमूर्ति ने अपने साथियों को आदेश दिया कि वे सेंजनी को पुलिस स्टेशन ले आएं, लेकिन सेंजनी ने साफ कह दिया कि वह बिना वकील के नहीं जाएगी। इसके बाद पुलिस ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया ताकि सेंजनी खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाए। योजना सफल रही। सेंजनी अपनी बेटी के पीछे पुलिस स्टेशन चली गई। वहां गुरुमूर्ति ने सेंजनी से कहा कि वह अदालत से अपना मुकदमा वापस ले ले। वह उसे पैसे देने के लिए भी तैयार था, लेकिन सेंजनी ने फिर से उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे गुरुमूर्ति गुस्से में आ गया और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। कुछ देर बाद क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख रीजनल पुलिस चीफ ने फोन किया और आदेश दिया कि सेंजनी को रिहा किया जाए और उसे पुलिस की गाड़ी से घर पहुंचाया जाए। असल में पुलिस स्टेशन जाने से पहले ही सेंजनी ने चंद्रू को फोन कर दिया था और उसे सब कुछ बता दिया था। यह सुनकर चंद्रू सीधे एक जज के पास गया। जज ने तुरंत क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख को फोन कर सेंजनी की रिहाई का आदेश दिया। इसलिए क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख ने गुरुमूर्ति को डांटा और तुरंत सेंजनी को रिहा करने और उसे सरकारी गाड़ी से ले जाने का आदेश दिया। इससे ग्राम प्रधान हैरान रह गया जब उसने देखा कि पुलिस सेंजनी को एस्कॉर्ट कर रही है। अगले दिन मुकदमे की सुनवाई फिर से शुरू हुई। इस बार पुलिस ने उन गवाहों को पेश किया जो 3 कैदियों के भागने के बारे में जानते थे। पहला गवाह एक कॉफी शॉप का मालिक था, जिसने कहा कि उसने 3 संदिग्ध लोगों को केरल प्रांत की ओर भागते हुए देखा था। इसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया कि वीरा आरुधा की मालकिन है। वीरा ने कहा कि कुछ समय पहले उसे आरुधा का फोन आया था, जिसमें उसने कहा था कि वे पुलिस हिरासत से भाग गए हैं और शहर से बाहर जा रहे हैं। वीरा को पूरा यकीन था कि वह आवाज आरुधा की ही थी, क्योंकि वह पिछले 10 वर्षों से उसके साथ काम कर रही थी। वीरा ने यह भी कहा कि उसने इस बारे में संजनी को भी बताया था। इसके बाद चंद्रू ने अपनी दलील तैयार करने के लिए समय मांगा और जजों के पैनल ने उसकी मांग को स्वीकार कर लिया। घर पहुंचने पर चंद्रू संजनी से नाराज हो गया क्योंकि उसने उसे शुरू में सच नहीं बताया था। चंद्रू संजनी का वकील बनने से भी हटना चाहता था, लेकिन मित्रा ने चंद्रू से विनती की और कहा कि उसने ही संजनी को यह बात न बताने को कहा था, क्योंकि एक अध्यापिका होने के नाते मित्रा जानती थी कि वे तीनों लोग अब भी निरक्षर हैं, इसलिए उनके लिए फोन का इस्तेमाल करना असंभव था। तो अगर वह आवाज वास्तव में आरुधा की थी तो जरूर किसी ने उसकी मदद की थी। मित्रा की बात सुनकर चंद्रू को सच्चाई का एहसास हुआ और वह फिर से संजनी का बचाव करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद चंद्रू ने वीरा के फोन में आए नंबर की जांच की। एक एक करके खोजने के बाद उसे वह नंबर मिला जिससे आरुधा ने वीरा को कॉल किया था। वह नंबर केरल प्रांत का निकला। फिर चंद्रू, मित्रा और संजनी केरल पहुंचे और राजेश से मिले, जो उस पब्लिक फोन बूथ का मालिक था। बातचीत के बाद राजेश आखिरकार अदालत में गवाही देने के लिए तैयार हो गया। अगली सुनवाई में राजेश ने कहा कि कुछ समय पहले 4 लोग उसके फोन बूथ में आए थे और उन्होंने खुद को पुलिस बताया था, जो जांच कर रहे थे। और राजेश ने गुरुमूर्ति और उसके साथियों की पहचान की। गुरुमूर्ति, जो फंस चुका था, ने कहा कि उसने आरुधा के भेष में ऐसा किया क्योंकि उस पर ग्राम प्रधान और राजनीतिक दलों का दबाव था कि वह यह मामला जल्द से जल्द निपटा दे। लेकिन गुरुमूर्ति का बयान वीरा के बयान से विरोधाभासी था, जो इस बात पर अड़ी थी कि वह आवाज आरुधा की ही थी। यह सब सुनने के बाद चंद्रू ने सीबीआई जांच की मांग की, क्योंकि पुलिस ने कई झूठ और अनियमितताएं की थीं। चंद्रू ने एक भरोसेमंद पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर जनरल वीरासामी से जांच कराने का अनुरोध किया। दूसरी ओर राममोहन तुरंत वीरासामी के पास गया और उससे कहा कि वह पुलिस विभाग की बदनामी न करे। उसके बाद चंद्रू वीरासामी से मिलता है। वीरासामी यह सोचकर आश्चर्यचकित होता है कि वह ऐसे वकील के साथ क्यों सहयोग करे जो पुलिस पर भरोसा नहीं करता और पुलिस से नफरत करता है। चंद्रू ने उस बात का जवाब केस फाइल पेश करके दिया। वह कहता है कि इस फाइल को पढ़ो, यह साबित करेगा कि कुछ पुलिस अधिकारी अपराधियों से भी ज्यादा क्रूर हैं। केस फाइल पढ़ने के बाद वीरासामी और चंद्रू निचली जाति के लोगों से जानकारी लेने के लिए निकलते हैं। उस मुलाकात से वीरासामी पुलिस के अत्याचारों और उनके द्वारा किए गए झूठे आरोपों को सुनकर फूट फूट कर रो पड़ता है। इसके बाद वीरासामी गुरुमूर्ति और उसके साथियों की जांच करता है। पूछताछ के दौरान एक ईमानदार पुराने पुलिसकर्मी ने भी कहा कि उसे यकीन नहीं है कि वे तीनों कैदी असली अपराधी थे। उसने अपने साथियों के अमानवीय कार्यों का भी विरोध किया, क्योंकि ये काम बहुत ही क्रूर थे। इसके बाद चंद्रू के साथ मिलकर उन्होंने केरल की जेलों में उन 3 कैदियों को खोजने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मिले। बाद में उन्हें एक पुलिस स्टेशन में एक दुर्घटना पीड़ित की लाश मिलने का रिकॉर्ड मिला। जब वह फोटो मित्रा को दिखाई गई तो मित्रा उदास हो गई, क्योंकि फोटो में दिख रहा शवराज का था। मित्रा ने यह खबर संजनी को दी। यह सुनकर संजनी रोते हुए हिस्टेरिकल हो गई। इतना ही नहीं, अन्य 2 कैदियों के परिवार भी अपने प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर निराश हो गए। राज की लाश मिलने के नए सबूत के साथ राममोहन बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि उसकी स्थिति और भी खराब हो गई थी। फिर उसने गुरुमूर्ति को मजबूर किया कि वह सच बताए कि वास्तव में क्या हुआ था। गुरुमूर्ति ने बताया कि उसने राज को लगातार यातनाएं दी, क्योंकि वह चोरी की बात नहीं मान रहा था। वह गुस्से में था क्योंकि उस पर अलग अलग पक्षों से केस को जल्दी सुलझाने का दबाव था। हालांकि कुछ समय बाद राज मृत पाया गया। आखिरकार गुरुमूर्ति ने राज के शव को उठाकर सड़क के किनारे फेंक दिया, ताकि ऐसा लगे जैसे वह किसी दुर्घटना का शिकार हुआ हो। उसने इरूटा और मोसाकरी को दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद गुरुमूर्ति और उसके साथियों ने एक झूठा परिदृश्य बनाया, जिससे लगे कि तीनों कैदी फरार हो गए हैं। मुकदमे के दौरान राममोहन ने तर्क दिया कि राज का शव हिरासत के बाहर मिला था, इसलिए इसे पुलिस की हिंसा नहीं कहा जा सकता। हालांकि इसे चंद्रू ने नकार दिया।
उसने कहा कि राज पहले ही मर चुका था और फिर उसका शव कहीं और फेंका गया। उसने राज की मौत की अजीब परिस्थितियों और तीनों कैदियों के फरार होने की असंगत कहानी की ओर भी इशारा किया। इसलिए चंद्रू ने फिर से जजों के पैनल से अनुरोध किया कि वे इरूटा और मोसाकरी को ढूंढें, क्योंकि वही इस मामले के एकमात्र गवाह हैं। जज ने अंततः इन दोनों को खोजने के लिए समय दिया और सुनवाई को फिर से स्थगित कर दिया। दूसरी ओर मित्रा, संजनी और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने राज और उसके दो भाइयों के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस बीच राममोहन ने चंद्रू से मुलाकात की और मानसिक रूप से उसे डराने की कोशिश की, लेकिन चंद्रू ने केवल इतना कहा कि वह केवल कानून को ही अपना हथियार मानता है। गुरुमूर्ति को देखते हुए चंद्रू ने कहा कि वह राज के हत्यारे को कभी नहीं छोड़ेगा। दूसरी ओर वीरासामी को क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख ने बुलाया। क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख ने वीरासामी से कहा कि वह पुलिस को जीतने में मदद करे, क्योंकि अगर पुलिस हार गई तो उसकी छवि और गिर जाएगी। लेकिन वीरासामी ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि जो कुछ वह कर रहा है वह अपने विवेक के अनुसार कर रहा है और यह भी पुलिस की असली छवि की रक्षा के लिए है। वीरासामी ने फिर विस्तृत जांच जारी रखी, जिसमें राज के शव पर मिले फॉरेंसिक सबूतों और ग्राम प्रधान के घर से मिले फिंगरप्रिंट की जांच शामिल थी। उसने उस ज्वेलरी शॉप के मालिक की भी जांच की जहां चोरी का सामान बेचा गया था। वहां से यह पता चला कि असली अपराधी राज नहीं बल्कि कोई और था। इसी बीच संजनी को क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख ने बुलाया। क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख ने संजनी से कहा कि वह अपना मुकदमा वापस ले ले और उसे मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन संजनी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दूसरी ओर चंद्रू और मित्रा को इरूटा और मोसाकदी केरल की एक जेल में मिल गए। इससे गुरुमूर्ति बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि इरूटा और मोसाकदी के मिलने से वह बड़ी मुसीबत में पड़ गया। कई बार स्थगित होने के बाद मुकदमे में मोसाकदी को गवाह के रूप में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान उसने बताया कि उन्हें लगातार यातनाएं दी जाती रहीं, क्योंकि उन्होंने चोरी कबूल नहीं की थी। पुलिस ने राज की छोटी बहन के साथ भी दुर्व्यवहार किया। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि गुरुमूर्ति बार बार राज के सीने पर लात मारता रहा और उसके शरीर को लटकाया। आधी रात को उसने राज को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। फिर पुलिस ने राज की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया, लेकिन फिर भी राज की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद मोसाकदी ने कहा कि पुलिस ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उन्हें दूसरी जेल में ले जाया गया। आगे जांच उस फॉरेंसिक डॉक्टर तक पहुंची जिसने राज के शरीर का पोस्टमार्टम किया था। उसने बताया कि राज की पसलियां टूट चुकी थीं और उसके सीने पर जूतों के निशान मिले थे। इसके अलावा उसकी आंखों में मिर्च पाउडर भी मिला। डॉक्टर ने कहा कि आमतौर पर इससे आंखों में तीव्र प्रतिक्रिया होती है, लेकिन राज की आंखों में नहीं हुई। डॉक्टर ने यह भी जोड़ा कि लगभग ये असंभव है कि कोई व्यक्ति आंखों में मिर्च पाउडर पड़ने के बाद दूर तक चल सके। इसके बाद वीरासामी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि घटनास्थल पर 2 फिंगरप्रिंट मिले थे, एक राज का और दूसरा असली चोर का। उसे ज्वेलरी शॉप के मालिक से यह भी पता चला था कि गहने बेचने वाला राज नहीं बल्कि कोई और था। वीरासामी ने यह भी बताया कि गुरुमूर्ति ने असली अपराधियों से रिश्वत ली थी। राममोहन ने कहा कि वीरासामी का बयान राज की मौत के मामले से संबंधित नहीं है। हालांकि चंद्रू ने राममोहन के इस बयान को उस अपराध स्थल की रिपोर्ट से खारिज कर दिया जहां राज का शव मिला था। जहां पाए गए पैरों के निशान गुरुमूर्ति के जैसे ही थे और कार के टायरों के निशान भी गुरुमूर्ति की कार से मिलते जुलते थे। यह बयान वीरासामी की जांच रिपोर्ट से भी प्रमाणित हुआ, जिसमें कहा गया था कि इन तीनों लोगों पर जो मामला डाला गया था वह गुरुमूर्ति और उसके साथियों द्वारा किया गया अपराध था और राज की मौत हिरासत में ही हो गई थी, उसे बाहर फेंकने से पहले। इसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस शुरू हो गई। उसके बाद सुनवाई को जज के विचार विमर्श के लिए स्थगित कर दिया गया। कुछ समय बाद जज ने फैसला सुनाने के लिए फिर से सुनवाई शुरू की। अंततः जजों के पैनल ने फैसला सुनाया कि राज पर चोरी का कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, इसलिए इरूटा और मोसाकुट्टी को रिहा किया जाना चाहिए। जज ने यह भी आदेश दिया कि गुरुमूर्ति और उसके साथियों को राज के साथ किए गए अपराध और हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए और उन्हें सजा दी जाए। इसके अलावा जज ने यह भी कहा कि सरकार को संजनी को $4000 का मुआवजा देना चाहिए। साथ ही इरूटा, मोसाकुट्टी और राज की छोटी बहन को भी क्षतिपूर्ति दी जाए। वहां जज ने यह भी फैसला सुनाया कि गांव के बीच की चौथाई जमीन इरूटा जनजाति को दी जानी चाहिए।